हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा पर। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपके जो समर वेकेशन है वो बहुत अच्छे चल रहे होंगे। लेकिन समर वेकेशन में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो आप भी उनसे पीछे मत रहिए। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा बहुत आप हर चैप्टर के बारे में बेसिक रूप से पढ़ते रहिए। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे और इतना तो आप कम से कम तैयार करके रखिए। इसके बाद हम जैसे ही आपके स्कूल शुरू होंगे उसके बाद क्लासेस शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी चीज़ और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएंगी। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर रहने वाला है ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर रहने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिटेल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम इसका पूरा बेसिक समझने वाले हैं कि आपको कैसे क्या कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है और क्या क्या आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक में वेरिएबल की घात 0, 1, 2, 3 जैसी धनात्मक पूर्ण संख्याएं हों उसे पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है x² + 3x + 5, है ना। तो अब बात करें हम कि इसमें वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल को बच्चों हिंदी में कहते हैं हम चर पद। क्या कहते हैं? चर पद। तो ऐसा पद जिसके मान लगातार बदलते रहते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। चूंकि इसमें आप जो देख पा रहे हैं सब जगह पे आप देख पा रहे हैं कि चर पद अगर हम बात करें तो किस में दर्शाते हैं इसको, ABCD के जो टर्म्स होते हैं उनमें दर्शाया जाता है। तो जैसा जो पहला एग्जांपल है इसमें आपको इनमें से कौन सा अक्षर दिख रहा है, तो x दिख रहा है। तो हमारा x ही क्या है, आपका वेरिएबल है। आपको याद रखना है, सभी जगह x लिखा दिख रहा है तो ये वेरिएबल है। सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें देखिए आप, वेरिएबल क्या है, तो x है और इसके मान लगातार बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है। यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। तो इस तरीके से हमारे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक एक कर जानेंगे कि ये चरपद क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है और डिग्री क्या होती है। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि मान लीजिए आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है ना। इसमें अगर हम बात करें चरपद की, तो चरपद हमेशा ABCD XYZ के टर्म के रूप में लिखी होती है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो x सब जगह लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चरपद। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप x², जैसे आपसे पूछ लिया कि x² का गुणांक बताइए क्या है, तो यहाँ पे x² के आगे देख पा रहे हैं आप कुछ भी नहीं लिखा, और जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो x² का गुणांक कितना आ गया, 1। फिर हम बात करें अगला जो चरपद हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ x मिल रहा है, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, x के आगे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो x का गुणांक क्या हो गया आपका, 3, यानी कोफिशिएंट। अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3x² + 5x + 6, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि x² का गुणांक बताइए तो आपका जवाब होगा सर क्या होगा, 3 होगा। अगर हम x के गुणांक की बात करें तो x के आगे किसका गुणा किया गया है, 5 का, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 5 होगा। इस तरीके से आपको ये कोफिशिएंट यानी गुणांक याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको कोफिशिएंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट पद यानी अचर पद के बारे में। तो कोई भी अगर वेरिएबल लिखा हुआ है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें एक ना एक टर्म ऐसा होता है, एक ना एक पद ऐसा होता है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण जो आपको दे रखा था, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो 5 है इसके साथ में कोई भी वेरिएबल यानी चर पद नहीं लिखा है। इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट पद, यानी कि सबसे लास्ट में जो लिखा होता है उसी को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे सेकंड वाले में आप देखिए, इसमें बताइए कि आपका कांस्टेंट पद क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 6 होगा। क्या होगा? 6। अब हम बात करेंगे डिग्री यानी कि घात के बारे में। तो कोई भी अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिखी हुई है तो उसमें जो सबसे बड़ी घात दिख रही होगी आपको वेरिएबल की, वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे x² + 3x + 2 में अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो सबसे बड़ी जो घात दिख रही है 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। अगर हमने और भी ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया x⁴ + 3x² + 4x + 5, तो इसमें सबसे बड़ी जो पावर दिख रही है वेरिएबल की, वही हमारी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। वेरिएबल, कोफिशिएंट यानी गुणांक कैसे पता करते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है और डिग्री क्या होती है। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल की पहचान, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम पॉलिनोमियल होने की तो बहुत सारी बातें हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर ये बातें कोई टर्म फॉलो नहीं करती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे सबसे पहला जो हमें दे रखा है, हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर ऐसी कोई वैल्यू आपको दिखती है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे लिखा है इफ द वेरिएबल इज इनसाइड अ रूट द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी यदि चर पद वर्गमूल यानी रूट के अंदर हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 3x² + 5x है ना +4 = 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चर पद यानी x था, यानी वेरिएबल था, ये रूट के अंदर आ गया। तो अगर रूट के अंदर कोई वेरिएबल आ जाता है तो वो कभी भी फिर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा आता है यदि चर यानी कि चर का जो चर पद है उसका हर यानी कि वो बटे के रूप में लिखा हो, डोमिनेटर के रूप में लिखा हो, तो भी वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कहीं पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा गया x² - 1/x + 3, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो चर पद यानी वेरिएबल था ये बटे में लिखा आ गया, भिन्न के रूप में लिखा आ गया, तो ये कभी भी फिर आपका बहुपद नहीं होगा, है ना। यही यहाँ पे लिखा हुआ इफ द वेरिएबल इज द डोमिनेटर इफ द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगला जो दे रखा है पॉइंट, यदि यानी इफ द वेरिएबल हैज नेगेटिव पावर द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यदि चर पद की घात ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कोई भी हमने एग्जांपल लिया कि x³ + 2x² - x⁻³ या 1 + 6, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर नेगेटिव में आ गई है। तो चर पद की घात कभी भी ऋणात्मक यानी माइनस की नहीं हो सकती, आप याद रखिए। तो ये भी हमारा वेरिएबल नहीं होगा। अगला लास्ट पॉइंट दे रखा है हमें इफ द वेरिएबल हैज अ फ्रैक्शन पावर द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यदि चर पद की घात भिन्न के रूप में लिखी हो, जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हो कि x की पावर 1/2 - 3x + 2, ऐसे कोई भी इक्वेशन लिखी हो, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो चर पद था यानी वेरिएबल था उसकी पावर फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में आ गई, तब भी ये कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। हम इनको एक बार और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा था, इफ द वेरिएबल इज इनसाइड अ रूट द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर चर पद का मान रूट के रूप में आ गया, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है कि x² - √x + 3, तो आपने देखा कि जो वेरिएबल है रूट में आ गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में हमने जाना
कि इफ द वेरिएबल इज द डोमिनेटर द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 इस टाइप से, तो आपने देखा कि जो वेरिएबल था वो बटे के रूप में आ गया, तब भी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला पॉइंट हमने जाना, इफ द वेरिएबल हैज अ नेगेटिव पावर, है ना। यदि आपका जो वेरिएबल है जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस तरीके से, तो आपने देखा यहाँ जो चर पद की पावर है ये नेगेटिव आ गई, तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वहीं पे अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कि यदि चर की घात भिन्न के रूप में हो, है ना, तो कभी भी चर की घात भिन्न के रूप में नहीं आ सकती। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 3, तो यहाँ पे आपने देखा इस वाले टर्म में कि जो चर की पावर है ये हमारी फ्रैक्शन के रूप में आ गई है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की पहचान सिर्फ 4 तरीके से आपको करना है। सबसे पहले चरपद के रूप के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, चरपद जो है वो कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, चरपद की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और चरपद की पावर आपकी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें आपको किसी भी इक्वेशन में दिखती हैं, 4 में से कोई भी एक चीज, तो वो हमारी फिर पॉलिनोमियल नहीं होगी। आप इसको याद रखिएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। तो बहुपद बच्चों कई प्रकार के होते हैं, चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप के ही वेरिएबल जो पॉलिनोमियल हैं वो दिए गए हैं। पहला दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। जी हाँ बच्चों, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, इसमें हमेशा 2 टर्म होते हैं, जिसमें एक वेरिएबल के साथ पद होता है, दूसरा कांस्टेंट पद होता है। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 4, तो आपने देखा कि एक रैखिक बहुपद में जो वेरिएबल है उसकी अधिकतम पावर कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी घात अगर किसी वेरिएबल की 1 है ना, जैसे यहाँ पे x की कोई भी पावर नहीं थी तो हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ऐसी किसी भी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऐसे लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे हिंदी में इसको, द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं अगर हम तीसरे टाइप की बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, आपकी 3 होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। वैसे भी आप एक और तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ 2 टर्म दिख रहे हैं, जैसे पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, सिर्फ अगर किसी इक्वेशन में आपको 2 टर्म दिख रहे हैं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वहीं अगर आपको 4 टर्म दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरीके से कोई भी एक उदाहरण है, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है। अब 2 तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं कि अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो उसमें कितने होंगे आपके, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। वहीं आप इनको आप ऐसे भी गिन भी सकते हैं कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है ना। तो इसमें अगर 4 टर्म आपको दिख रहे हैं तो 4 टर्म में से 1 माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर में 2 पद होते हैं, क्वाड्रेटिक में 3 पद और क्यूबिक में 4 पद टोटल होते हैं। इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला आपके काम में आने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनके। तो यहाँ पे आता है कंपैरिजन फॉर्मूला, यानी कि तुलना करने का सूत्र। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आप इसको याद रखिएगा, है ना। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसकी तुलना कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, जैसे यहाँ पे दिया गया है x² + 5x + 6 बराबर 0 के, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ x² से x² कट जाएगा, ऊपर वाले में क्या बचा a और नीचे वाले में यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1, तो a का मान कितना आ गया 1। भाई हम देखेंगे x से x कट गया, यहाँ क्या बचा b बचा और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 5, चिन्ह सहित आपको लिखना है, याद रखिएगा। वहीं हम देखेंगे तो ऊपर क्या है c है, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा और यहाँ पे नीचे क्या बचा है 6। तो इस तरीके से a b और c के मान हमारे पास निकल करे आ जाएंगे, है ना। एक और इक्वेशन से हम समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x² - 2x + 4 = 0। यहाँ से अगर हम a b और c के मान यहाँ से निकालेंगे तो ये कैसे निकल कर आएंगे, आप देखेंगे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ax² + bx + c = 0। x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बचा a और यहाँ पे क्या बचा था 3, तो a का मान कितना हो जाएगा 3। आप देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा b और यहाँ पे क्या बचा -2 बचा है, क्या बचा है -2। वहीं c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे यहाँ c की वैल्यू कितनी है 4। तो विशेष रूप से जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको यही याद रखना है कि उसको चिन्ह सहित लिखना है। अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला आप विशेष याद रखिए, कंपैरिजन फॉर्मूला। अब हम देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के गुणनखंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको सीखना आपको आना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो होता क्या है मोस्टली कि हमें वेरिएबल्स यानी चर पद के ऐसे मान निकालना होते हैं जिसको अगर हम इसमें पुट करें तो ये जो हमारी इक्वेशन है 0 के बराबर हो जाए। बहुत ही आसान है, 1 सेकंड में आप इसको सीख सकते हैं। जब भी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के गुणनखंड निकालेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है x² - 5x + 6 = 0। इसमें जो तीसरा पद है यानी अंतिम पद है, इसका आप पहले वाले टर्म में क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6 एकम 6। अब इस 6 को हम 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ेंगे जिनका अगर हम गुणा करें तो कितना आ जाए 6 आ जाए, और अगर जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 5 आ जाए। तो आपको याद रखना है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक काम कीजिए, इस 6 को हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो आपने देखा कि 2 और 3 यानी कि हमारे पास जो संख्याएं निकल कर आई वो क्या आई 2 और 3। आप देखेंगे कि जब इस 2 और 3 को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर कितना आ जाएगा 6, तो आपने देखा 6 आ गया। वहीं अगर अपन 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। ये 5 जो है ये बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। तो आपको याद ही रखना है कि 2 बातें याद रखना है, गुणा करने पर लास्ट नंबर मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर मिडिल नंबर आपको मिलना चाहिए। ये 2 बातें आपको विशेष याद रखनी है। तो इस तरीके से हम इसके क्या निकाल सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, जैसे x² - 5x + 6 = 0 आपका ये लिखा था, तो x² का x² माइनस। अब जब हमें इनको क्या करना है 5 बनाना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 + 3 x का x + 6 का 6 = 0 का 0। अब x² माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2x, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस का 3x + 6। इस तरीके से ये निकल कर आएगा। अब आपके पास देखा कि आपके 4 टर्म हो गए, तो आप 2-2 के पेयर बनाएंगे यहाँ पे और कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में जो एक जैसा दिख रहा है, अपन ने क्या देखा x दिख रहा था, तो एक x बाहर आ गया, 2 में से एक x बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा। यहाँ एक ही x था वही बाहर आ गया तो माइनस का कितना बचा
2 बचा। इस वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी एक सा नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इतना है कि 3 दोनों में आता है। जैसे हम 6 के जो गुणनखंड लिखे थे हमने, वो क्या आ रहे थे 2 गुणा 3, तो अपन इसमें लिखेंगे माइनस का 3, 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा x, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार। दोनों जो ब्रैकेट हैं उनमें एक जैसी संख्या जब भी आ जाती है तो समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल सही प्रश्न को कर रहे हैं। तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, बाहर जो कुछ बच गया क्या बच गया x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया -3 बच गया। तो यही हमारे क्या हैं आपके, और ये सारे का सारा किसके बराबर में चल रहा है बच्चों, 0 के बराबर में ये चल रहा था। यही हमारे क्या कहलाते हैं, नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम इसको टर्म को और आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम पहला वाला ब्रैकेट लेंगे यानी x - 2 = 0। तो x = जब ये पीछे जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब हम दूसरा ब्रैकेट लेंगे तो x - 3 = 0, तो x बराबर ये पीछे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो आपने देखा कि हमारे जो गुणनखंड आए थे वो क्या आए थे 2 और 3 आए थे, और यहाँ वेरिएबल का मान भी कितना आ गया 2 और 3। यानी इस तरीके से हम इनके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो निकाल सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखना है। पहला आता है आपका सम ऑफ जीरोस। क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि गुणनखंडों का योग। हिंदी में इसको हम एक और चीज कहते हैं, जो जीरोस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल। और मूल हमेशा 2 होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, है ना। तो गुणनखंडों का योग। और जो दूसरा वाला है ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं मूलों का गुणनफल, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है मूलों का योगफल का, कि अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a, और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल का, यानी अल्फा × बीटा = c/a। ये बहुत ही आसान है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अगला आता है पॉलिनोमियल फॉर गिवन जीरोस। यदि आपको किसी बहुपद के गुणनखंड दे रखे हैं या मूल दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि इसका बहुपद बनाइए, तब हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यदि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल 2 है और अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल 3 है, तो बहुपद क्या होगा। तो पॉलिनोमियल जो है वो किस तरीके से आएगा, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 2, x का x प्लस अल्फा × बीटा का मान कितना दे रखा है 3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 3, और इस तरीके से हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, बहुपद निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें ये मान रखना सीखेंगे, है ना। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। बाकी अभी हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, जैसे हमने अभी इसमें क्या जाना, सबसे पहले जाना बहुपद क्या है, बहुपद के मुख्य भाग क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, शून्यक यानी कि जीरोस या मूल क्या होते हैं, जीरो और कोफिशिएंट में क्या संबंध होता है, फैक्टराइजेशन यानी हमने तोड़ना भी सीखा। अब हमें आगे पढ़ना है इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो अगली क्लास में हमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। अभी के लिए आप छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको सिखाए जा रहे हैं बस उन पर काम करते रहिए। बाकी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी रेगुलर क्लास हम चालू करेंगे वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर से बिल्कुल कंप्लीट मैथ की तैयारी करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।